हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लर्निंग के ऊपर। किसी भी सीटेट के एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट के एग्ज़ाम में लर्निंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाता है। तो एक एक क्वेश्चन हमारे मायने रखते हैं। 30 क्वेश्चन में से हमें 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो शुरू करते हैं लर्निंग के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग या फिर अधिगम, ये होता क्या है। लर्निंग जो होती है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। यानी लर्निंग जो हम करते हैं वो हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना ही लर्निंग कहलाता है। लर्निंग केवल रटना नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि हम चीज़ों को रट लेते हैं तो इसका मतलब ही होता है सीखना। नहीं, बल्कि लर्निंग का मतलब होता है अभ्यास और अनुभव के कारण, जो हमारे जो प्रैक्टिस और हमारे जो एक्सपीरियंसेस के कारण जो व्यवहार में हमारी जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता, ये याद रखिए। लर्निंग जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। यानी लर्निंग हर जगह होती रहती है। अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आपके चारों ओर अपने माता पिता से कुछ सीख रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में होती है। नहीं, लर्निंग आपकी सार्वभौमिक है। लर्निंग आपकी हर जगह होती रहती है। लर्निंग जो होती है एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यह बुद्धि, विचार और तर्क का परिणाम है। जब आप कुछ चीज़ें सीखते हैं तो आप उसको अप्लाई कर पाते हैं, अपने दिमाग का यूज करके तर्क कर पाते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं। तो ये लर्निंग जो है आपकी, ये जो अधिगम जो है आपका, एक मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग जो होता है, अधिगम जो होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। यह उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपका गोल है कि आपको सीटेट या फिर यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर लाना। तो ये आपका क्या है? ये आपका गोल है। इसीलिए आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो हुआ ना? तो लर्निंग क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड है, लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड होता है। और लर्निंग का मतलब होता है कि आप एडप्टेशन कैसे करते हैं माहौल में, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना भी लर्निंग कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी ठंडे इलाके में चले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कुछ दिन वहाँ पर ढलने में टाइम लगेगा। और जैसे ही आप कुछ वहाँ के इन्वायरमेंट को समझ लेंगे, वहाँ पर ढल जाएंगे, तो आप वहाँ पर रहना सीख लेंगे। तो सीखना ही हमारा क्या है? लर्निंग कहलाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं की पिलर्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग। हम इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम किसी भी चीज़ को अपने हाथों से करके करते हैं तो हम उस चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं, और जो चीज़ सीखते हैं उसे लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। तो यही होता है लर्निंग बाय डूइंग। फर्स्ट आपका प्रोसेस है इफ़ेक्टिव लर्निंग का। ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों और हाथों हाथ यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से होता है। इफ़ेक्टिव लर्निंग तब होगा जब आप एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। अब मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब आप जब सक्रिय रूप से किसी चीज़ में भागीदार बनेंगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप एक्टिवली इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको क्या होगा? आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी, आप अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये मतलब होता है इफ़ेक्टिव लर्निंग का, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। छात्र या फिर जो पैसिव लिसनर होते हैं वो कभी भी इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाते। इसके बाद होता है एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? किसी भी विषय को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना और उसके मूल कारणों का पता लगाना। अब जैसे मैं आपको पूरे सीडीपी को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़कर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो, आप आसानी से चीज़ों को याद रख सके। साथ ही साथ इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, तो इसी का मतलब होता है एनालिसिस। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो इसी का मतलब होता है एनालिसिस।
उसके बाद होता है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। केवल तथ्यों को स्वीकार न करना बल्कि क्यों और कैसे पर विचार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, अब आप सिर्फ इस लेक्चर के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप सोचेंगे नहीं, मुझे तो अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना है, क्या सच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या सच में इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, जो कि मैं आपको पीछे में क्वेश्चंस भी दूंगा अभी। तो आप देखेंगे हाँ ये तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यस मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो चिंतन होती है, अगर आप इस तरह से लर्निंग करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव लर्निंग कहलाता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप इफ़ेक्टिव लर्निंग के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आसान है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अधिगम कर्व से क्या मतलब है, जब अधिगम की मात्रा और अभ्यास, जब अधिगम की मात्रा मतलब कितना आपने सीखा और अभ्यास समय के बीच के संबंध को हम जब ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं तो उसे ही अधिगम वक्र कहा जाता है। डेफिनेशन रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो अधिगम वक्र, अधिगम की मात्रा और यहाँ पर अभ्यास, इसको जब हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो यही हमारा क्या होता है, कर्व ऑफ लर्निंग कहलाता है। तो सबसे पहला कर्व होता है स्ट्रेट लाइन कर्व या फिर कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इसका मतलब होता है जब सीखने की गति शुरुआत में और अंत तक एक समान रहती है, यानी जैसे ही हम सीखना शुरू कर रहे हैं, जिस स्पीड से सीखना शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक हमेशा उसी स्पीड में सीखते जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन कर्व। लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा होता है? नहीं, वास्तविकता में ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सिर्फ एक ही स्पीड से चीज़ों को सीखते जाएं। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। सेकंड आपका है कॉन्वेक्स कर्व या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है, शुरुआत में सीखने की गति तो बहुत तेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको 1-2 लेक्चर पढ़ रहे हैं, अभी आपको तो पढ़ने का बड़ा जोश होगा, यस मुझे तो 130 लाना है या फिर 140 लाना है सीटेट में, आप पूरा मोटिवेट हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका मोटिवेशन, मोरल डाउन हो जाता है ना, आपके सीखने की गति कम हो जाती है। तो इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स कर्व या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। लेकिन समय के साथ गति धीमी हो जाती है तो इसे नकारात्मक वक्र या फिर नेगेटिव कर्व कहते हैं। इसके बाद होता है आपका कॉनकेव कर्व या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। शुरुआत में सीखने की गति तो धीमी होती है, लेकिन बाद में अभ्यास के साथ साथ गति तेज हो जाती है। इसे सकारात्मक वक्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, तो अभी आपके सीखने की गति बिल्कुल धीमे होगी। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस हो जाएंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका इस तारीख को होने वाला है, और जैसे ही 15 दिन बचे होंगे एग्ज़ाम्स के, तो आप सीखने की गति आपकी बहुत तेज़ हो जाएंगी। तो इसे ही कहा जाता है क्या कहा जाता है, कॉनकेव कर्व, नतोदर वक्र या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न। एक होता है मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मिश्रण होता है। इसमें सीखने की गति कभी तेज और कभी धीमी होती रहती है। तो इस तरह की आपकी लर्निंग को कहा जाता है क्या, मिश्रित वक्र कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला था स्ट्रेट लाइन कर्व जिसमें सीखने की गति समान होती है। उसके बाद था कॉन्वेक्स कर्व जिसमें शुरुआत में तो सीखने की गति तेज होती है, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। तीसरा था आपका कॉनकेव कर्व या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न। शुरुआत में तो सीखने की गति धीमी रहती है, बाद में तेज हो जाती है। और चौथा था आपका मिश्रित वक्र जिसमें सीखने की गति धीमी तेज होती रहती है। असल मायने में हमारी यही लर्निंग होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम पठार क्या होता है, जब सीखना रुक जाए। एक वक्त हमारा ऐसा आता है कि हमको कुछ करने का मन ही नहीं करता, हमारी लर्निंग रुक सी जाती है। जब हमारी लर्निंग रुक सी जाती है तो उसे हम कहते हैं अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटू। सीखने की प्रक्रिया में ऐसी अवस्था आती है जब अभ्यास करने के बावजूद सीखने की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती। आप सभी के जीवन में इस तरह की आपकी अवस्था जरूर आती है। तो इसे ही कहा जाता है अधिगम प्लेटू, अधिगम पठार। आप अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन आपकी लर्निंग
कांस्टेंट हो गई है, रुक गई है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसे ही कहते हैं जीरो ग्रोथ। तो इसे ही कहते हैं हम अधिगम पठार। ये एक अस्थायी अवस्था है, ये स्थायी अवस्था नहीं होती बल्कि कुछ समय के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। इसका कारण क्या होता है? क्या पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, आपकी रुचि में कमी आ जाती है, गलत विधि या फिर प्रेरणा की कमी हो जाती है, तो आपकी लर्निंग ग्रोथ रुक जाती है। आप अभ्यास तो कर रहे होते हैं, टाइम निकल रहा होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती। अब इसका समाधान क्या है? जब आपकी रुचि में कमी आ जाए, थकान महसूस हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले लेंगे। रेस्ट लेके आप घूमने चले जाएंगे या फिर आप नई शिक्षण वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। इससे आप वापस आपकी लर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखना जरूरी है कि अधिगम पठार क्या होता है। आप अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अधिगम पठार क्या होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ शिक्षण के जो आपके स्तर है वो बताने जा रहा हूँ। शिक्षण के यहाँ पर 3 तरह के स्तर होते हैं। टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है, सबसे आपका निचला स्तर माना जाता है, सबसे पहला लेवल माना जाता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जिसे स्मृति स्तर कहते हैं। इसका प्रतिपादन किया था बाय हर्बर्ट। किसने दिया था मेमोरी लेवल या फिर स्मृति स्तर? बाय हर्बर्ट साहब ने दिया था। इसमें क्या होता है, शिक्षण का ये सबसे निचला स्तर होता है और जो मेमोरी स्तर जो होता है यह आपका छोटी कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को रटने और केवल ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। जैसे छोटी कक्षाओं में हम बच्चों को ABCD रटवाते हैं, 1-2 रटवाते हैं, है ना। तो छोटे क्लासों में हम स्मृति स्तर का इस्तेमाल करते हैं। स्मृति स्तर को पर दिया था हर्बर्ट साहब ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आता है, इससे थोड़ा हाई लेवल का स्तर होता है समझ बोध स्तर, या फिर जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया था बाय मॉरिसन। किसने दिया था? मॉरिसन साहब ने दिया था। यह स्मृति स्तर से ऊंचा होता है। इसमें रटने की बजाय ज्ञान को समझने पर बल दिया जाता है। इसमें नियमों और सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। तो यह होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसने दिया था? मॉरिसन साहब ने। सबसे हायर लेवल जो आपकी टीचिंग होती है वो होती है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम का ये सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें मानसिक शक्तियों का विकास और स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालना शामिल होता है। तो ये 3 तरह के आपके टीचिंग लेवल्स होते हैं। याद रखना है आपको। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल हर्बर्ट साहब ने दिया था, समझ या फिर बोध स्तर मॉरिसन साहब ने, और सबसे हायर लेवल थिंकिंग और ऑफ टीचिंग होता है चिंतन स्तर। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान जरूर किए होंगे। माइक्रो टीचिंग जो होता है 36 मिनट का एक चक्र होता है। 36 मिनट के अंदर आपको माइक्रो टीचिंग करना होता है। तो सबसे पहले बात करें कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन हैं। तो इसको जो डेवलप करने वाले थे वो थे ड्वाइट W. एलन। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए माइक्रो टीचर के या फिर माइक्रो टीचिंग के जनक कौन थे, तो वो थे ड्वाइट W. एलन। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है? ये शिक्षण का छोटा प्रारूप होता है, शिक्षण का छोटा सा रूप होता है, जहाँ कम समय में शिक्षकों के कौशल, जहाँ पर जो हमारे टीचिंग स्किल्स है जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग, रेनफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग, इसका विकास किया जाता है। इसीलिए तो कंडक्ट कराया जाता है हमारे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान माइक्रो टीचिंग। इस 36 मिनट में हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम अपना प्लानिंग करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना बनाने के बाद हम शिक्षण करते हैं टोटल 6 मिनट तक। 6 मिनट तक टीचिंग करने के बाद फिर हम 6 मिनट तक फीडबैक लेते हैं। जो हमारे जो साथी होते हैं, जो हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, वो हमें फीडबैक देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, वो भी हमें फीडबैक देते हैं। अब उस फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर से हम अपना क्या करते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं। 12 मिनट हम फिर से रीप्लानिंग करते हैं। रीप्लानिंग करने के बाद फिर से हम रीटीच करते हैं 6 मिनट तक। फिर रीटीच करने के बाद फिर से हम अपने सहपाठियों से फीडबैक लेते हैं। इस तरह से हमारी
ये माइक्रो टीचिंग का चक्र पूरा होता है। तो माइक्रो टीचिंग 36 मिनट का होता है। तो क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद टीचिंग होगा, फिर फीडबैक होगा, फिर रीप्लानिंग होगा, रीटीचिंग होगा, रीफीडबैक होगा। तो 6 स्टेप होते हैं आपके। एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे चले जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। काफ़ी आसान है, एक बार आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अधिगम के बारे में अभी हमने पढ़ा, लर्निंग के बारे में पढ़ा। लर्निंग से रिलेटेड है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका इससे तो एक सवाल जरूर ही बनता है। लर्निंग से पूछे या ना पूछे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से आपका सवाल जरूर पूछता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग 3 तरह के होते हैं। वैसे मेनली 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 तरह के पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला आपका होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, धनात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान जो है आपका नए ज्ञान में सहायता करता है। जैसे ट्रक चलाने की स्किल कार चलाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है तो आपको संस्कृत सीखने में या फिर बांग्ला सीखने में मदद करेगा। तो ये होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आपने कोई चीज़ पहले सीखी थी, वह सीखी हुई चीज़ आपको दूसरी चीज़ सीखने में मदद कर रही है। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक ट्रांसफ़र या फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको तेज चलने की आदत है, लेकिन आपकी हार्ट की बीमारी हो गई, दिल की बीमारी हो गई। अब डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि अब आपको धीमे चलना है, लेकिन आपको तो आदत तेज चलने की है। अब देखो, आपको जो तेज चलने की आदत थी वो अब आपको बाधा डाल रही है। आपके इसमें डॉक्टर ने तो आपको धीमे चलने को कहा, तो ये आपका होगा नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्योंकि आपको तो पहले से तेज चलने की आदत है, अब ये आपको धीमे चलने में बाधा डाल रही है। तो ये होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक होता है आपका शून्य ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र। इसमें आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे क्रिकेट खेलने का ज्ञान खाना बनाने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, है ना। क्रिकेट खेलना अलग चीज़ हो गया, खाना बनाना अलग चीज़ हो गया। चौथा है आपका हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र। इसका मतलब होता है समान स्तर की परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग। अब जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, गणित में जोड़ घटाने का ज्ञान विज्ञान के न्यूमेरिकल हल करने में आपको काम आता है। तो ये होता है आपका हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र होता है। गणित में आपने जोड़ घाटा सीखा था, वही जोड़ घाटा आपका जो विज्ञान के, जो साइंस के जो न्यूमेरिकल्स है उसको हल करने में काम आ रहा है। तो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कितना आपने सीखा। सबसे पहला सवाल है आपके लिए, जो कि सीटेट और किसी भी टीईटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, के जनक किसे माना जाता है? तो माइक्रो टीचिंग के जनक जो है आपके हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जो कि हमने पढ़ा था, है ना। ड्वाइट डब्ल्यू एलन माइक्रो टीचिंग के जनक माने जाते हैं। भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? 36 मिनट होती है। माइक्रो टीचिंग की कुल अवधि 36 मिनट होती है, जिसमें 6 आपके स्टेजेस शामिल होती हैं: प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। राइट, 36 मिनट का आपका माइक्रो टीचिंग चक्र होता है। सवाल नंबर 3 है, शिक्षण के किस स्तर में रटने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो सबसे लोवेस्ट आपका क्या होगा? लेवल होगा। तो वो है आपका मेमोरी लेवल। कौन है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पर चीज़ों को रटने पर बल दिया जाता है। चौथा है आपका मेमोरी लेवल के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? किसने स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था? तो वो थे हर्बर्ट साहब ने। अगर आपसे पूछूं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिसन साहब ने किया था। एब्सोल्युटली राइट। सवाल नंबर 5 है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। आपने किसी परिस्थिति में एक ज्ञान सीखा, वो दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये किस तरह की लर्निंग होगी?
तो इसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। सवाल नंबर 6 है, अधिगम वक्र में वह स्थिति जहाँ सीखने की गति में कोई वृद्धि नहीं होती। सीखने की गति रुक सी जाती है, हम अभ्यास तो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटू। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, समझ या बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण के प्रवर्तक कौन है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षक के प्रवर्तक जो है मॉरिसन साहब है। कौन है? मॉरिसन साहब। सवाल नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जिसे माइक्रो टीचिंग वक्र जो कि आपका चक्र जो होता है में पुनः पाठ योजन रीप्लानिंग के लिए कितना समय निर्धारित है। तो रीप्लानिंग के लिए हमारा 12 मिनट दिया जाता है रीप्लान करने के लिए, फिर से रीटीच करने के लिए 6 मिनट। राइट, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, गणित के जोड़ घटाने का ज्ञान का उपयोग विज्ञान के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करना किस प्रकार का स्थानांतरण होगा। तो हमने देखा था वो है हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो सही जवाब होगा क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजेंटल ट्रांसफर। सबसे आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, शिक्षण का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा माना जाता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो आपका होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारे टोटल 35 क्लासेस होंगे। 35 क्लासेस में पूरा CDP कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। CTET हो, UP टेट हो, झारखंड टेट हो, MP टेट हो, किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके CDP में बाहर नहीं आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।